देखिए 2024 लोकसभा चुनावों की लड़ाई हमने आधे से ज्यादा पार कर ली है। देखिए 4 चरण हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 बचे हैं। अब जो चौथा चरण हुआ है उसमें कम वोटिंग परसेंटेज आया है। इनफैक्ट जो 3 चरण हो गए हैं उसमें भी वोटिंग ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया में ये ट्रेंड्स क्या बताते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और अब क्यों एक्सपर्ट्स में घमासान हो गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए जम्मू कश्मीर और यूपी में कैसे पलटेगा चुनाव और मैं आपको पूरे ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज ट्रेंड्स हर राज्य के चौथे चरण के बताने वाली हूं। दूसरा देखिए आंध्र तेलंगाना में इंडिया को क्या राहत है। तीसरा बंगाल उड़ीसा में क्षेत्रीय दलों ने क्या खेल कर दिया है। चौथा झारखंड बिहार में क्यों फंस गया है चुनाव और पांचवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के आंकड़ों ने क्यों चौंका दिया है। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। देखिए चौथे चरण का प्रतिशत मैं आपको बता देती हूं कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2024 में देखेंगे 67.25%, 2019 का देख लीजिए 69.5%, 2014 का देख लीजिए 69 और 2009 का 61। तो आप देखेंगे कि 2009 में जब 2014 में ये बदलाव की एक लहर थी, 61 से 69 हो जाता है, तब मोदी सरकार आई थी। फिर आप देख लीजिए 2014 2019 में लगभग सेम है और अब 2024 में अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 67% है। तो अब ये आपको क्या बताने की कोशिश करता है। अच्छा, ट्रेंड के मामले में पहले ये कहा जाता था कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसमें परिवर्तन आता है, लेकिन कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। फिर ये भी बोला जाता है घटा मतलब उदासी, मतलब वोटरों में कोई उदासी है और किसी को नहीं चाहिए कि कुछ परिवर्तन हो, सब एकदम सुस्त बैठे हुए हैं। फिर अब जो है वो सारे ट्रेंड फेल होते हुए दिख रहे हैं और अगर बढ़ता है कम होता है, इस वक्त पे स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं आपको बता दूं ये जो 67.25% आया है ये पूरा आंकड़ा फेज 4 का 11:45 PM, मतलब जब ये कल वोटिंग हुई है 13 मई को, ये लास्ट 12 बजे, देखिए 11:15 का ये आंकड़ा है। और मैं आपको बता देती हूँ आंध्र प्रदेश में 76, बिहार में 57, जम्मू कश्मीर में 37, झारखंड में माफ कीजिएगा झारखंड में 65, मध्य प्रदेश में 70, महाराष्ट्र में 59 और ऐसे करके इलेक्शन कमीशन ने ये पूरा आंकड़ा बताया है। और अब एक एक करके मैं बताती हूं कि सारे राज्यों की स्थिति क्या है। अब जरा मैं आपको ये भी बता देती हूं कि 2024 चुनावों के 4 चरण में अभी तक कितना वोटिंग परसेंटेज सामने आया। देखिए पहला चरण 66.14%, दूसरा 66.7%, यानी मामूली इधर बढ़ता है। फिर तीसरे में देखेंगे तो 65.68%, इसमें कम हो जाता है और चौथे में देखेंगे तो अभी तक का आंकड़ा है 67, यानी वापस से ये बढ़ जाता है। तो देखिए ये जो पूरा एनडीए और इंडिया जो वोटरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं 2019 से, तो ये नाकाम होती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं कि एक्सपर्ट्स में घमासान क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए योगेंद्र यादव जो कि चुनाव के विश्लेषक हैं, वो बताते हैं 2024 में बीजेपी 272 के नीचे आएगी, यानी 272 के नीचे आ रही है 2019 में के मुकाबले। अगर देखा जाए योगेंद्र यादव का कहना है कि 65 से 72 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 2024 में बीजेपी को 233 और कांग्रेस को 90 सीट मिलने वाली है, ये कहना है योगेंद्र यादव का। अब अगर आप दूसरे पे आ जाते हैं, सुरजीत भल्ला जो कि अर्थशास्त्री हैं यानी इकोनॉमिस्ट है और लेखक भी हैं, वो बताते हैं बीजेपी को 24 में 330 से 350 सीटें आएंगी, मतलब 2019 से भी ज्यादा, क्योंकि आपको पता होगा 2019 में बीजेपी ने 303 पाई थी और एनडीए ने 353 यानी 353। अब प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सिस माई इंडिया के चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि 2019 में जैसी स्थिति थी वैसी ही 2024 में भी रहने वाली है और कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं पहले 10 राज्यों में ये जो चौथा चरण है हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में क्यों नहीं लड़ी भाजपा। देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में, और इनफैक्ट जो ये इनकी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर का श्रीनगर इलाके जो चौथे चरण में, उसमें ना तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा और ना ही किसी को गठबंधन के साथ किसी को सपोर्ट किया। देखिए, और मैं आपको पहले बता दूं वोटिंग परसेंटेज के मामले में श्रीनगर में 26 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जम्मू कश्मीर की मुस्लिम सीटों पर यह भी देख लीजिए कि बीजेपी नहीं है। 1996 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी कश्मीर में लड़ नहीं रही है। देखिए अब इसमें 2 रीजंस हो सकते हैं। इसमें एक तो विपक्ष ये कह रहे हैं कि इनको डर है, कश्मीर में जो इन लोगों ने किया है उससे इनको पता है कि बड़ी हार मिलेगी, इसलिए लोग लड़ नहीं रहे हैं और ये घबराई भी है, ये तो विपक्ष का कहना है। लेकिन बीजेपी वालों का ये रीजन है कहीं ना कहीं कि देखिए हमें सीटें जीतना जरूरी नहीं है, हमको तो दिल जीतना है। देखिए श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग,
इसमें सब में JKNC की पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उनका इसमें स्वामित्व है और 2019 में JKNC जीती थी। अच्छा, लेकिन जो हिंदू बहुल इलाका है, लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, वहां पर बीजेपी जीती थी 2019 में, और इस बार श्रीनगर में उन्होंने नहीं लड़ा है। और देखिए, ये पूरी इलेक्शन कमीशन की मैं आपको प्रेस रिलीज बता रही हूं, जो मैं आपको बता रही हूं, श्रीनगर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितना? 37.98% वोटिंग हुई है यहाँ पे। और 1996 के बाद ये देखिए नीचे है, थोड़ा सा आपको जो है जूम करके देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए बता देती हूँ। 1996 में 40% होता है, 1998 में 30%, 1999 में 11%, 2004 में 18%, 2009 में 25%, 2014 में 25% और 2019 में 14%, यानी इतना कम। और अब का आप आंकड़ा देखते हैं तो 37.98%। मतलब आप देख लीजिए कि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है उसके बाद से बिना किसी वायलेंस के इतनी भारी मात्रा में ये वोटिंग हुई। और इलेक्शन कमीशन ने बकायदा ये पूरी प्रेस रिलीज निकाली है और यहाँ पे बताया है, देयर आर 24 कैंडिडेट्स इन द फ्रे एज कंपेयर्ड टू 12 इन 2019, यानी 2019 में तो 12 थे और इस बार 24 कैंडिडेट्स थे, और फिर भी देखिए बिना किसी वायलेंस के 37.98% हो जाता है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट है, उन्होंने देखिए क्या लिखा है, वो स्पेशली लाइक टू अपलॉड द पीपल ऑफ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द एनकरेजिंग टर्नआउट। और इन्होंने ये ट्वीट करके सबको बधाई दी है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वायलेंस की जो संख्या है वो कम हो गई है। अब आ जाते हैं हम यूपी पे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और देखिए सबका फोकस कहीं ना कहीं इसी पे है। उत्तर प्रदेश में किसे होगा नुकसान? पहले तो आप देख लीजिए कि 2009 में 48.92% होता है, 2014 में 58 होता है, 2019 में भी 58, मतलब लगभग सेम है, और 2024 में आप देखेंगे तो भी 58.5, मतलब आप देख रहे हैं 14, 19 और 24, 58%। बस ये पॉइंट्स का कुछ फर्क अभी तक दिख रहा है, हालांकि इसमें पूरा आंकड़ा बाद में आएगा जब सातों चरण हो जाएंगे, लेकिन अभी तक की चौथे चरण की स्थिति यही है। और देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी को फायदा हुआ, ये आप इसमें भी देख सकते हैं। 2009 के बाद से जब 2014 में ये आंकड़ा बढ़ जाता है तो कैसे सत्ता में भारी मात्रा के साथ, भारी बहुमत के साथ बीजेपी आ जाती है। देखिए पहले 3 चरणों में 19 से कम इंडिया फायदा। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पहले 3 चरणों में जो उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है वो 2019 से कम है। और इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं एक्सपर्ट्स? इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इसमें इंडिया को फायदा होगा और नुकसान होगा यहाँ पर बीजेपी। देखिए चंद्र किशोर शर्मा है जो चुनावी विश्लेषक हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब आगे देख लीजिए, योगेंद्र यादव को पहले भी मैं कोट कर चुकी हूँ, वापस से कर रही हूँ, यूपी में 15 सीटें गवा देगी बीजेपी। और कुछ अगर हम और भी कोट्स ले लेते हैं कि इसमें देखिए बेरोजगारी, महंगाई पर विपक्ष खेल कर रही है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर इसमें प्रदीप जो ये भल्ला है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए 2019 में तो 14% थी बेरोजगारी और 2024 में 10% आ गई है, तो ये फैक्ट क्यों छुपाया जाता है? तो इसमें ये कह रहे हैं कि एनडीए को ही फायदा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी यानी योगी के घर में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। देखिए शायद 2019 वाला रिपीट ना कर पाए, लेकिन सत्ता में वो बनी रहेगी। देखिए विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, ये बल्ला जी कहते हैं कि विपक्ष के पास ना तो चेहरा है और ना ही कोई नया आइडिया है, तो ये चलेगा नहीं इंडिया गठबंधन। हालांकि आपको पता होगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा सीट्स में अंतर होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आंध्र, राहुल, शर्मिला, जगन रेड्डी, टीडीपी, जेजेपी, बीजेपी। देखिए इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश में एक तरफ तो राहुल और शर्मिला हैं कांग्रेस से, और शर्मिला आपको पता होगा कि अभी जो सत्ता में है वहां पर जगन मोहन रेड्डी जो कि सीएम है, वाईएसआरसीपी के वो अध्यक्ष हैं, उनकी ही बहन है और वो कांग्रेस में चली गई है बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनके। और अब राहुल शर्मिला की जोड़ी एक तरफ है, जगन रेड्डी जो कि वाईएसआरसीपी के हैं वो एक तरफ है, और एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें टीडीपी जो कि नायडू की पार्टी है, जेजेपी जो कि पवन कल्याण की पार्टी है, और बीजेपी वहां पे। तो इन तीनों का गठजोड़ है। अब मैं आपको ये ट्रेंड बता देती हूँ। देखिए अगर आप 2009 से चालू करेंगे 76%, 2014 78, 2019 80, और अभी अगर मैं चौथे चरण की बात करती हूँ तो 76, मतलब 2019 से ये डिप देखने को मिल रहा है। अब देखिए 2019 में कुल 25 सीटें थी। एक बार आंकड़ा देख लीजिए कि 2019 के मैं आपको नतीजे बता देती हूँ। तो 25 सीटें आंध्र प्रदेश में, 22 तो वाईएसआरसीपी ने जीती और 3 टीडीपी ने जीती। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन मुकाबला है वो तो सत्ताधारी वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच में है। और इसमें आप कुछ एक्सपर्ट क्या क्या कहना है वो आप देख लीजिए। मुस्लिम महिलाओं का वोट पुरुष से अलग, ये प्रदीप जी का कहना है जो कि एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं इस बार मुस्लिम पुरुष से अलग जाकर वोट करेंगे, यानी अगर इस
उसको हम डिकोड करें, यानी मुस्लिम महिलाएं तो बीजेपी को वोट करेंगी, लेकिन मुस्लिम जो पुरुष हैं वो इंडिया गठबंधन या कोई भी मुस्लिम पार्टी है उसके साथ जाएंगे। ये उनका कहने का मतलब था, संदेश देने की कोशिश थी कि बीजेपी की तरफ मुस्लिम महिलाएं हैं। और इस बार जो ये विमेन फैक्टर है वो बीजेपी के लिए एक बार फिर से फायदेमंद हो सकता है। देखिए, मोदी के लिए राशन काम कर रहा है, ये योगेंद्र यादव जी का कहना है कि ये जो राशन वाली स्कीम है ना, वो मोदी जी के लिए यानी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन फिर इसमें आ जाता है कि बेरोजगारी, महंगाई पे विपक्ष खेल जाता है। आंध्र प्रदेश में 10 सीटें ज्यादा एनडीए की। योगेंद्र जी ने यह भी बोला है, योगेंद्र यादव ने, कि आंध्र प्रदेश में 10 सीटों का बेनिफिट यानी 10 सीटें ज्यादा ला सकती है एनडीए, क्योंकि उनके साथ कौन है, उनके साथ टीडीपी है और नायडू क्योंकि जेल जाके आ चुके हैं कि थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन में वो लग रहे हैं। तेलंगाना में देख लीजिए, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरतरफ बीजेपी, एक तरफ बीआरएस है और एक तरफ एआईएमआईएम है जो कि हैदराबाद से लड़ रहे हैं और उनकी सीट पर अभी तक एआईएमआईएम को कोई हरा नहीं पाया। देखिए, अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं कि 2014 के बाद तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया, तो पहले जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव, लोकसभा चुनाव 2019 में तेलंगाना में पहली मर्तबा हुए और 62% यहां पर आया। 2024 में ये 64 यानी बड़ा है। देखिए, यहां पर सत्ता में है बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि केसीआर के खिलाफ इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है और उनके खिलाफ लहर है। और अब ये जो लहर है वो कांग्रेस की तरफ जा रही है या बीजेपी की तरफ जा रही है। और इसमें ज्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं क्योंकि रेवंत रेड्डी, वहां पर देखिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है, तो अब वहां पर रेवंत रेड्डी का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा है, उनकी जो हवा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस यानी यहां पर इंडिया गठबंधन खेल कर जाएगा। तेलंगाना में हालांकि योगेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, लेकिन जो सत्ता में आएंगी वो शायद कांग्रेस में आ जाए। सत्ता में मेरे कहने का मतलब है कि सीटें यहां पर ज्यादा तेलंगाना में कांग्रेस की आ सकती है। देखिए, हैदराबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज को देखें तो इधर कौन है, ओवैसी वर्सेस माधवी लता। आपको पता है कि कैसे सोशल मीडिया पर आप जाके देख लीजिए, एक तरफ ओवैसी और एक तरफ माधवी लता। इनफैक्ट जब वोटिंग हो रही थी हैदराबाद में, आपने कल विजुअल्स देखे होंगे कि माधवी लता जितने भी बुर्का नशी औरतें आई थी उनका बुर्का उठा उठा के देख रही थी, उनका वोटर आईडी कार्ड देख रही थी, उनकी पहचान देख रही थी और इसके बाद उनके खिलाफ केस हो गया। अब अगला राज्य है बंगाल, जहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ही ज्यादा कठिन लड़ाई है। कैसे? एक तो पहली बात, बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है यानी 78.37%। चौथे चरण को अगर देखा जाए तो टॉप पे बंगाल है। अब अगर मैं ट्रेंड कंपेयर कर देती हूँ, 2009 में 82%, 14 में 83%, 2019 में 82%, तो यहाँ पे जो है थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है हमको। अगर आप माफ कीजिएगा कि 14 से 19 में डिप है और 19 में अगर हम 2024 में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमको डिप देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से चेहरे जो चौथे चरण में हैं, ज्यादातर जिसपे सबका फोकस था वो थे महुआ मोइत्रा, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के हैं, महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी के हैं, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे वीआईपी सीट्स पे ये लोग लड़ रहे थे। अब बंगाल में कांटे की टक्कर है, ये कहना है योगेंद्र यादव का। और बंगाल के अगर मैं 2019 के नतीजे बताती हूं तो कितनी सीटें हैं, 42। टीएमसी ने जीती 22, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 2। और इस बार बंगाल के लिए कुछ कहना किसी भी एक्सपर्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप देखेंगे कि 22-18 ये अगर वोटिंग परसेंटेज इधर से उधर होता है तो ये फेरबदल हो सकता है। या तो टीएमसी के वोटर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं या तो बीजेपी के वोटर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बंगाल में वायलेंस कितनी होती है, लेकिन इस बार शांति से एकदम वायलेंस रहित पूरा चुनाव हुआ है, चुनावी प्रक्रिया हुई है और उसमें बंगाल टॉप भी कर रहा है। उड़ीसा में आप सबको पता है लड़ाई किसकी है, मोदी वर्सेस नवीन पटनायक यानी बीजेपी वर्सेस बीजेडी। अब अगर मैं आपको बताती हूँ, और इनके लिए अक्सर कहा जाता है कि विधानसभा में तो ये लोग जो है बीजेडी को जीतने देते हैं और जो केंद्र में होती है, केंद्र में सरकार, वो फिर बीजेडी जाके बीजेपी का समर्थन कर लेती है, यानी ये लोग बैलेंस में चढ़ते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। हालांकि मैं आपको ट्रेंड बता देती हूँ, 2009 से देखें 64, 14 का देखिए 74, 2019 का देखिए 74, 14 और 19 लगभग सेम है और 2024 का देखेंगे तो 73, माने 1% यहाँ पर कम दिख रहा है। देखिए, उड़ीसा के अगर मैं 2019 के नतीजे बताती हूँ, 21 सीटें हैं, बीजेडी ने जीती 12, बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 1। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये लोग सत्ताधारी हैं, क्योंकि इनका ये क्षेत्रीय दल है और क्योंकि इनका दबदबा, और आपको ये भी पता होगा कि इन दोनों का गठबंधन भी होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बात नहीं हो पाई। और सोचिए अगर गठबंधन हो जाता तो भैया यहाँ पे 12, यहाँ पे 8 और कांग्रेस 1, तो फिर बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे लड़ाई कुछ रहती नहीं। बट खैर, हम आगे
बढ़ते हैं। बिहार में ज्यादा बदलाव नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको ट्रेंड बताती हूँ, 2009 में 44%, 2014 में 57, 2019 में 59 और 2024 की मैं बात करती हूँ तो 57। देखिए 19 से ये थोड़ा कम है। अब मैं आगे बात करती हूँ बिहार के 2019 के नतीजों की। तो इसमें 40 सीटें हैं, बीजेपी ने 17, जदयू ने 16, एलजेपी ने 6 और कांग्रेस ने। तो आप देखिए कि एनडीए ने ही सारी सीटें ले ली। अब इसमें दो पक्ष चलते हैं। एक तो बिहार में 15 सीटें गवा देगी बीजेपी, ये योगेंद्र यादव का कहना है। और अगर इन्हीं के तरीके के मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट्स बताऊं तो उनका ये कहना है कि बिहार में देखिए इस वक्त आरजेडी की जो हवा है, लालू की जो हवा है, इंडिया गठबंधन की जो हवा है, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। और जो ये नीतीश बाबू की पलटी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही यानी एनडीए को ही नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो एक नारा भी वहां पे चलता है और ऐसा कहा भी जाता है कि नीतीश जिसके साथ सत्ता उसके हाथ, और हमने हमेशा ऐसा देखा है। बट खैर अब बिहार में क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं झारखंड के क्या समीकरण है। एक बार ट्रेंड देख लीजिए, 2009 में 52%, 2014 में 62, 2019 में 66 और 2024 में 65, यानी यहाँ पर 1% का हमें डिक्लाइन दिख रहा है। और अगर मैं इधर 2019 के नतीजों की बात करती हूँ, कुल कितनी 14 सीटें हैं, एनडीए 12 जीती थी और यूपीए 2। और कहीं ना कहीं देख लीजिए कि यहाँ पर टक्कर उतनी नहीं है। एनडीए इस बार भी कहा जा रहा है ज्यादा सीटें ले आएगी। देखिए महाराष्ट्र में सब गोलमाल है। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ना वोटरों को ना एनालिस्ट को, कि असली शिवसेना कौन है, कौन से समीकरण कहां जाएगा, कहां से एनसीपी कौन है, उधर कैंडिडेट्स का नहीं पता चल रहा। इतना कंफ्यूजन है क्योंकि आपको पता होगा 2019 में तो शिवसेना भी एक थी और एनसीपी एक थी, यानी अजीत पवार और शरद पवार एक थे और उद्धव और शिंदे एक थे। लेकिन अब क्योंकि वो अलग हो गए हैं, आधा तो जो है एनडीए में चला गया है, आधा इंडिया में चला गया है, तो इधर बहुत कंफ्यूजन है, सब गोलमाल है। और इधर प्रेडिक्शन जो है एकदम सबके ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रेंड बता देती हूँ, 2009 में 50%, 14 में 61, 2019 में 61, 14-19 देख लीजिए लगभग सेम, और 2024 में ये 59 यानी डिप हो जाता है। महाराष्ट्र में हर कोई कंफ्यूज है, 2019 से स्थिति इस वक्त बहुत अलग है। हालांकि प्रदीप जी जो कि एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन हैं, उनका कहना है 20 से 30% ये जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, यानी जो स्विंग वोटर्स होते हैं, जो तकरीबन 1 महीने पहले डिसाइड करते हैं कि आखिरकार किसको वोट देना है, जो हवा के साथ या तो इधर चले जाते हैं या तो उधर चले जाते हैं, यही खेल बिगाड़ देते हैं। यही 20 से 30% के मार्जिन के हिसाब से या तो एक जो दल है वो ज्यादा सीटें जीत जाता है और दूसरा दल हार जाता है। तो ये प्रदीप जी का कहना है। अच्छा, इसमें योगेंद्र यादव क्या कहते हैं कि 10 से 20 सीटें गवा देगी बीजेपी महाराष्ट्र में, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन लोटस चलाया है उससे जो क्षेत्रीय लोग हैं वो परेशान हैं, वो कंफ्यूज है और ऐसी स्थिति बना दी है महाराष्ट्र में कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2019 की अगर मैं बात करती हूँ, कुल 48 सीट्स हैं, बीजेपी ने जीती 23, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4, कांग्रेस ने 1, एआईएमआईएम ने 1 और इंडिपेंडेंट ने 1। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कितनी मजबूत है बीजेपी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड देखिए, 2009 में 55%, 2014 में 67, 2019 में 75 और 2024 में ये 70, यानी आप देखिए 5% का डिक्लाइन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। और अगर योगेंद्र यादव जी का कमेंट देखते हैं तो उनका कहना है एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ अगर आप पूरा मिला लीजिए तो बीजेपी को 10 सीटों का ओवरऑल नुकसान हो रहा है। एमपी के अगर मैं 2019 के नतीजे बता देती हूँ, कुल सीटें हैं 29 और कांग्रेस सिर्फ एक ही जीत पाई थी, वो भी छिंदवाड़ा सीट, यानी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने वो सीट जीती थी। अब देख लीजिए सीएम के वर्सेस में सबसे कम, यानी जो सीएम के विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई है उज्जैन में, ये एक ट्रेंड निकल के सामने आया है। देखिए मध्य प्रदेश में कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं था या ऐसी कोई बड़ी लहर नहीं थी कि जिसमें या तो इंसान पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए। वोटिंग परसेंटेज भी ठीक है, 75 से 70 अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, बड़े लीडर्स है वहां पर। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है, यानी बीजेपी का जो मार्जिन है पिछली बार का, वो इतना ज्यादा है, तो उसमें ये तो कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा सीट जो है वो शायद नकुलनाथ रिटेन कर ले, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस क्या ज्यादा सीटें वहां पर ले आएगी। खैर अब जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको मैंने ट्रेंड समझाने की कोशिश की है, इसमें आप अभी भी नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, क्योंकि 4 जून वाला जो नतीजा है वो ईवीएम में बंद हो गया है और हम सब सिर्फ कयास लगा सकते हैं पिछले चुनावों के हिसाब से। अब आगे क्या होगा वो उसके लिए आपको न्यूज़ 24 देखना पड़ेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।